Hello students, welcome to Study for Civil Services. Today is 17th of April 2020 and guys करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको डिस्कस करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन्स जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। और आप लोगों में से जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। एंड गाइस, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। अभी फिलहाल के लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 का क्रैश कोर्स आ चुका है, पेड क्रैश कोर्स, और ईपीएफओ 2020 का पेड क्रैश कोर्स आ चुका है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फुल टाइम कोर्स भी यहां पर अवेलेबल है जहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, प्लस समय समय पर आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। और जो भी इस साल प्रीलिम्स 2020 देने वाले हैं यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का और बीपीएससी का, तो उनके लिए टेस्ट सीरीज आ चुकी है। और टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आप इस लिंक पर जाकर इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल कैमरा को निकालिए और इस क्यूआर कोड के सामने अपने मोबाइल कैमरा को रखिएगा, तो आपका कैमरा इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेगा और आपको रीडायरेक्ट कर देगा उस लिंक पे जहां पर आपको टेस्ट सीरीज से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और कंप्लीट सिलेबस भी मिल जाएगा कि इस टेस्ट सीरीज में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो चलिए फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए गाइस, जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है जिसमें हम लोग को जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के हिसाब से न्यूज को कवर करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आए हैं उनको हम लोग देखेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे। पेपर 1 की पहली न्यूज में बात हो रही है पट्टचित्र के बारे में। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि पट्टचित्र जो है वो क्या है, किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक पेंटिंग की आर्ट हम लोग को देखने को मिलती है। पेंटिंग का एक आर्ट फॉर्म है। यहां पर पेंटिंग जो है वो की जाती है एक कपड़े के ऊपर, एक कपड़े के ऊपर चित्र जो है वो बनाया जाता है इस प्रकार से। और ये कहां का आर्ट फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है? वेस्ट बंगाल और ओडिशा का, पश्चिम बंगाल और ओडिशा का ये आर्ट फॉर्म है, राइट। और ओडिशा के अंदर हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड इसकी थीम हम लोग को देखने को मिलती है। हिंदू के पौराणिक कथाओं के ऊपर बेस्ड इसकी थीम होती है, राइट। और इसमें ज्यादातर जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय जो है, वैष्णव सेक्ट जो है, तो उसकी पेंटिंग ज्यादातर उपयोग में ली जाती है यहाँ के आर्टिस्ट के द्वारा, जो कि पट्टचित्र के आर्टिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें याद रखो, इससे रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा, राइट। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए था क्योंकि कोरोना वायरस के चलते यहाँ पर जो इस पेंटिंग जो लोग करते हैं, जो आर्टिस्ट हैं जो कि इस प्रकार की पेंटिंग करते हैं, तो उनका काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, राइट। तो इसलिए न्यूज में था। हालांकि न्यूज में ये जो चीज थी दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, मेनली इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके अलावा और कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो पट्टचित्र से रिलेटेड सिर्फ इतनी जानकारी रखो, उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है रखने की। ठीक है, अब पेपर 1 से रिलेटेड एक ही टॉपिक था आज। अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे मीजल्स के बारे में। काफी गंभीर बीमारी है ये मीजल्स, खसरा जिसको बोलते हैं हम लोग, राइट। और ये काफी हाईली कंटेजियस है, यानी काफी तेजी से ये बीमारी फैलती है और ये भी वायरल डिजीज है, राइट। यानी कि एक वायरस के चलते हम लोग को देखने को मिलती है। और मीजल्स के बताया जाता है कि इस डिजीज के कारण जो छोटे बच्चे हैं, यंग चिल्ड्रन है, उनकी डेथ तक हो जाती है। इतनी ज्यादा डेंजरस ये डिजीज है और पूरे दुनिया भर में इस डिजीज का प्रकोप हम लोग को देखने को मिलता है। और इवन कहा यह भी जाता है कि वैक्सीन होने के बावजूद जो है वो बच्चों की मृत्यु हो जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जिस बीमारी की वैक्सीन है, जिस बीमारी को ट्रीट किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, उस बीमारी के कारण भी लोगों की मृत्यु हो जाती है। और उनमें से एक बीमारी जो है वो है मीजल्स। तो ये वाली चीज आप थोड़ी सी याद रखिएगा, मेंस वगैरह में भी इस प्रकार की चीज आप उपयोग कर सकते हैं कि जिस बीमारियों को ट्रीट किया जा सकता है उनके कारण भी डेथ होती है, राइट। तो ये क्यों होती है, इसका कारण अगर मेंस में आप लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि प्रॉपर जगहों पर टाइम पर वैक्सीन पहुंचाई नहीं जाती है। वैक्सीन की अनअवेलेबिलिटी हम लोग को देखने को मिलती है। उसके काफी सारे कारण होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी कारण है, गवर्नमेंट भी एक कारण है, राइट, कि गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से अपनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करा रही है, राइट। तो वो भी एक बड़ा कारण बन जाता है। तो इस प्रकार से आप 3-4 पॉइंट्स अपने मेंस में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े, इस डिजीज के बारे में बात करते हैं और इस डिजीज का स्प्रेड कैसे होता है, कैसे ये डिजीज फैलती है। तो देखिए गाइस, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होता है जिसको मीजल्स होता है, तो उसके नाक से, मुंह से या थ्रोट से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, राइट, यानी कि जो बूंदे वगैरह निकलती है, तो उससे ये स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, मीजल्स। और
जो सीवियर मीजल्स होता है गाइस वो ज्यादातर हम लोग को पुअरली नरिश यंग चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, यानी कि जो बच्चे सही से खाना पीना नहीं खाते, राइट, न्यूट्रिशन जिनकी बॉडी में प्रॉपर नहीं होता, जिनकी बॉडी में स्पेशली विटामिन ए की काफी ज्यादा कमी होती है, तो उनको ये मीजल्स जैसी बीमारी होती है, ठीक है। और स्पेशली विटामिन ए की कमी के कारण भी, और जिन लोग का इम्यून सिस्टम खराब होता है, और इम्यून सिस्टम खराब होने की वजह काफी सारी बीमारियां भी होती हैं, और उनमें से एक बीमारी है HIV एड्स, ठीक है। तो ये वाली चीज भी याद रखिएगा। और इसके जो इनिशियल सिम्टम्स हैं वो 10 से 12 दिन के बाद जो है वो डेवलप होते हैं, यानी कि 10-12 दिन बाद पता लगता है कि इन्फेक्शन जो है वो सामने आ रहा है। जैसे कि कोरोना वायरस के केस में भी हम लोग देख रहे हैं कि उसमें भी 10-12 दिन बाद ही पता लगता है कि यार एक इंडिविजुअल है वो संक्रमित है, यानी कि उसको कोरोना वायरस हो चुका है। तो सेम वैसे ही मीजल्स की केस भी हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। और इसमें फीवर हो जाता है, नाक बहने लगती है, आंखों से खून, ब्लड शॉट हम लोग को देखने को मिलता है आंखों में, और छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट्स जो है वो बॉडी में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, माउथ के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, पूरी बॉडी में रैशेस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके मतलब सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। और बहुत गंभीर कॉम्प्लिकेशन जो होता है उसमें ब्लाइंडनेस, अंधापन आ जाता है, बच्चा अंधा हो सकता है। एंसीफिलाइटिस यानी कि एक ब्रेन की एक स्वेलिंग हम लोग को देखने को मिलती है, वो मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड एक कंडीशन होती है एंसीफिलाइटिस वाली, ठीक है, यानी कि ब्रेन की परेशानियां कुछ। इसके अलावा सीवियर डायरिया होता है, और डिहाइड्रेशन से रिलेटेड और भी गंभीर चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होने लगता है, सांस वगैरह लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, और निमोनिया जैसी प्रॉब्लम्स, जैसे इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये इसके मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए था क्योंकि कोविड लॉकडाउन के चलते, अभी कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन हुआ है, हर चीजें जो बंद है, उसके कारण बच्चों को प्रॉपर इम्यूनाइजेशन नहीं मिल पा रहा है। यानी कि रूटीन जो इम्यूनाइजेशन होता है ना, कि समय समय पर जो टीका लगता है बच्चों को, जैसे कि पोलियो का टीका लगता है अलग अलग समय पे, अलग अलग मतलब जो बीमारियां होती है, जैसे कि येलो फीवर हो गया, कोलेरा यानी कि हैजा हो गया, तो इसके जो टीके लगते हैं, तो आज की रेट में लॉकडाउन के चलते बच्चों को टीके नहीं मिल रहे हैं, बच्चों को रूटीन वैक्सीनेशन नहीं करवाया जा रहा है। तो ये एक बड़ा इशू जो है वो बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि यूनिसेफ और WHO ने कहा है कि पूरे दुनिया भर में रिस्क है कि छोटे बच्चों को 117 मिलियन छोटे बच्चों को मीजल्स हो सकता है। पूरे दुनिया भर का ये रिस्क बताया जा रहा है। रिस्क इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि गाइस कोरोना वायरस के चलते जो आज की रेट में जो लॉकडाउन है, उसके कारण से वैक्सीनेशन की सर्विसेज जो है वो अफेक्टेड हो चुकी हैं, और कहा जा रहा है कि 24 ऐसी कंट्रीज हैं, मतलब यानी कि मिनिमम 24 कंट्रीज ऐसी देखने को मिल रही हैं जिन्होंने अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अभी के लिए सस्पेंड कर दिया है, यानी कि वहां पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स नहीं चल रहा, वहां पर टीकाकरण कार्यक्रम नहीं चल रहा है, राइट। तो ये एक बड़ा इशू हम लोग को यहां पर देखने को मिला। अब यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए, देखते हैं किसको पता है इसका फुल फॉर्म। और इसके अलावा एक और चीज याद रखिएगा गाइस, आपकी दो बीमारियां हैं बेसिकली, मीजल्स और रुबेला। रुबेला जो है इसको जर्मन मीजल्स भी जो है वो कहा जाता है। तो रुबेला के बारे में आप लोग को पढ़ना है और नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है कि ये रुबेला बीमारी जो है वो किससे रिलेटेड, बिल्कुल इसी की तरह होती है। अगली साइड में मैं आपको बताने वाला हूं, बट मैं चाहूंगा कि अभी वीडियो पॉज करो, जिन लोगों को रुबेला के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है वो नीचे लिखो, फिर अगली स्लाइड में थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको रुबेला से रिलेटेड बताने वाला हूं, ठीक है। और अभी के लिए ये जान लो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट एक था कि 2020 तक इसके 5 क्षेत्र इसने टारगेट किए थे, कि 5 क्षेत्र हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के टारगेटेड एरिया, जहां से इसको मीजल्स और रुबेला को खत्म करना था ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान के अंडर, राइट। इसका ये टारगेट हम लोग को देखने को मिला था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। बट प्रॉब्लम क्या हुई, कोरोना वायरस के चलते ना ही सिर्फ इकोनॉमी को इंपैक्ट पड़ा है, बल्कि काफी जगहों पर हेल्थ केयर सेक्टर्स में भी हम लोग को इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो उसमें आप इस प्रकार के मेंस वगैरह में कुछ क्वेश्चन आता है कोरोना वायरस से रिलेटेड, तो आप ये वाली चीज भी लिखेंगे कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स तक में इफेक्ट पड़ा है। और इसकी गंभीरता मैं आपको बताता हूं गाइस कि देखो, अगर वैक्सीन नहीं लगाई जाएंगी बच्चों को, तो वो बेसिकली वल्नरेबल हो जाएंगे, काफी सारी डिजीज उनको लग सकती है, राइट। काफी सारी डिजीज जो है मतलब यानी कि जैसे रुबेला हो गई, मीजल्स हो गई, इस प्रकार की डिजीज उनको लग सकती है अगर उनको टीका नहीं लगेगा तो, राइट। तो कोरोना वायरस का तो खतरा है ही है, बट इसके कारण जो लॉकडाउन चल रहा है उसके चलते और भी काफी सारे खतरे जो है वो डेवलप हो गए। इकोनॉमी तो एक वन ऑफ द मेजर खतरा, आपको पता ही है कि आने वाला समय जो है वो काफी गंभीर, काफी खतरनाक आने वाला है, राइट, इकोनॉमी के मामले में, और उसके लिए काम चल ही रहा है। तो समय समय पर मैं आपको डिस्कस भी करता रहता हूँ क्या क्या चीजें चलती हैं। कल हम लोगों ने हेलीकॉप्टर मनी के बारे में भी डिस्कस किया था, आपको याद होगा। तो इस प्रकार से पॉइंट्स अपने बनाते चलो, क्योंकि कोरोना वायरस से रिलेटेड इस साल मेंस में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, तो डेफिनेटली हर एक चीज आप रखो। इसके अलावा इकोनॉमी को लेकर $5 ट्रिलियन का मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। अभी मेरे मतलब ऐसे ही मैं एक बैठ के सोच रहा था कल मॉर्निंग में, क्योंकि कल वाले लेक्चर में मैं आपको बता नहीं पाया। वो वजह ये थी कल वाले लेक्चर में बताने की कि बहुत एक तो लंबा हो गया था लेक्चर, और फिर
टाइम नहीं बच पा रहा था, राइट, क्योंकि काफी लेट हो गया था, कल काफी लंबे समय तक खिंच गया था लेक्चर। तो आज बताऊंगा मैं आपको $5 ट्रिलियन के बारे में, कि वो भी एक बड़ा इशू है। चलो अभी अभी के भी बता देता हूँ, चलो ये बात चली रही है तो देखिए गाइस, आप लोग को पता होगा कि इंडिया ने टारगेट रखा था कि इंडिया को 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो अपनी जनरेट करनी है। अपने जो इंडियन इकोनॉमी है उसको $5 ट्रिलियन का बनाना है। बट देखिए अभी किस्मत की मार, देखिए कोरोना वायरस आ गया और इंडिया के काफी सारे टारगेट्स, काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो काफी डिले हो जाएंगे अब, राइट। तो ये इसमें आप ये वाली चीज भी कोरोना वायरस में मेंशन कर सकते हो, $5 ट्रिलियन वाली, ठीक है। तो ये वाली कुछ चीजें हैं जिसको आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं रुबेला के बारे में, कुछ बेसिक चीजें बात करेंगे। बिल्कुल मीजल्स जैसा ही ये होता है रुबेला भी, इसमें ये भी बच्चों को थोड़ा सा अफेक्ट करता है, बट इसमें ज्यादा रिस्क में महिलाएं होती, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं वो ज्यादा रिस्क में हम लोग को देखने को मिलती हैं, काफी ज्यादा रिस्क में, राइट। और रुबेला की बात करें, इसको जर्मन मीजल्स जो है वो कहा जाता है, और ये प्रेग्नेंट वुमेन को और उनके बच्चों को सीवियरली अफेक्ट करती हैं, सीवियरली अफेक्ट। बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है, हार्ट डिसऑर्डर हो जाता है, आंखें, ब्लाइंडनेस का इशू होता है, हियरिंग इशू हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि सुनने में भी प्रॉब्लम जैसे इशू हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो मतलब इशू का मतलब ये है कि डैमेज कर देता है ये, इवन ब्रेन के अंदर भी काफी सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देता है, सेम वैसे ही जैसे कि मीजल्स में देखने को मिलता है। बट मीजल्स और रुबेला जो है वो एक अलग अलग बीमारी हम लोग को देखने को मिलती है, और काफी थिन लाइन का इनके बीच में जो है वो डिफरेंस है, ठीक है। और हालांकि पहले भी मैं आप लोग को रुबेला के बारे में डिस्कस कर चुका हूं डिटेल में, तो मैं चाहूंगा कि एक बार रुबेला के बारे में पढ़िए और नीचे कमेंट बॉक्स पर रुबेला क्या होता है उसके बारे में लिखकर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है आसियान से रिलेटेड, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ से रिलेटेड, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन से रिलेटेड। तो फटाक से वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताइए, आपको ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए मेरे एक्सप्लेन करने से पहले आंसर लिखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इस टॉपिक को, क्या है ये। तो ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, यानी कि एक क्षेत्रीय संगठन हम लोग को देखने को मिलता है। किस क्षेत्र का ऑर्गेनाइजेशन है ये? साउथ ईस्ट एशियन नेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है ये साउथ ईस्ट एशिया जो है उसके कुछ कंट्रीज हैं, उन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि आप देखो यहां पर अफ्रीका लिखा हुआ है और अफ्रीका का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो एक छोटी सी चीज जो होती है उससे हम लोग को समझ में आ जाता है कि ये टॉपिक करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो इसके नाम से ही देखो हम लोग को यहां पर क्लियर हो गया, इसमें ज्यादा माथापच्ची लगाने की जरूरत नहीं, यानी कि जिस बच्चे ने ये आसियान टॉपिक पढ़ा भी नहीं होगा वो भी इस स्टेटमेंट को गलत मार्क कर सकते हैं, यानी कि एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अफ्रीका लिखा हुआ है यहां पर। अब इस एशियान के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किससे रिलेटेड है, क्यों ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। तो देखिए गाइस, समय था ब्रिटिश एरा का, आप लोग जानते होंगे कि काफी सारे, जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर ब्रिटिशर्स ने राज किया था 200 सालों तक, वैसे ही काफी सारी कंट्रीज हैं वहां पर यूरोपियन कंट्रीज ने कॉलोनी बनाई थी अपनी, कॉलोनाइज किया था काफी सारी कंट्रीज को। वैसे ही साउथ एशिया की काफी सारी कंट्रीज हैं, वहां पर भी कॉलोनीज हम लोग को देखने को मिली थी, यानी कि उनके ऊपर यूरोपियन कंट्रीज का कब्जा था, राइट। फिर जब कॉलोनियल एरा खत्म हुआ, जब यूरोपियन कंट्रीज अपनी अपनी देश वापस चली गई, कॉलोनी को खत्म करके, एंड करके कॉलोनियल रूल को, तब उस समय क्या हुआ कि जो कंट्री के ऊपर कॉलोनियल रूल था वहां पर अराजकता आ गई, वहां पर एक एनार्की हम लोग को देखने को मिली, यानी कि वहां पर कोई भी शासन नहीं था प्रॉपर तरीके से, यानी कि कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था जिसके थ्रू लोगों को मैनेज किया जाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ एंड ऑर्डर बनाया जाए, राइट। जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर हम लोग को देखने को मिला था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, राइट, कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने अपना डेवलप किया। फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस होने चाहिए जो कि मैनेज करेंगे लोगों को, लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करेंगे, तो वो पूरी चीज जो है वो पहले डिसाइड हुई, राइट। और फिर इलेक्शंस हुए, बट यहां पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर बहुत मुसीबत आ रही थी, वहां पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी और सोशल अनस्टेबिलिटी काफी ज्यादा थी। तो पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए और पॉलिटिकल और सोशल स्टेबल बनाने के लिए इन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को ये इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। और कोई भी कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी कंट्रीज का जो संघ होता है, वो बेसिकली एक और चीज से रिलेटेड होता है डायरेक्टली, वो है इकोनॉमी। इन लोग सभी कंट्रीज जो है, कोई भी कंट्रीज जब एक साथ मिलकर कोलैबोरेट करती हैं, ग्रुप बनाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, तो वो मेन टारगेट ये भी करती हैं कि वो इकोनॉमिकली जो है वो डेवलप करें, आपस में मिलकर अपने ट्रेड्स को अच्छा बनाए, आपस में मिलकर ऐसी पॉलिसीज बनाए जिसके चलते वो इकोनॉमिकली रेज हो, बढ़े आगे, राइट, यानी कि इकोनॉमिकली जो है वो डेवलप करें। तो ये भी इसका एक मेन टारगेट होता है। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए आसियान से रिलेटेड, राइट। अब ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में इसके सिद्धांत के बारे में लिखा है, आदर्श वाक्य के बारे में लिखा है, मोटो के बारे में लिखा है। तो इसका मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट स्टेटमेंट है और इसका करेक्ट आंसर है ओनली 2।
और इसका सेक्रेटेरिएट कहां पर है? इसका सेक्रेटेरिएट इंडोनेशिया में है, जकार्ता में। और ये स्टैब्लिश हुई थी 1967 को और एक बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू हुई थी। और ये बैंकॉक डिक्लेरेशन अगर एग्जामिनेशन में आ जाए, और पहले भी हालांकि आ चुका है यूपीएससी और वेरियस स्टेट सिविल सर्विसेज में, डायरेक्टली पूछा गया था कि बैंकॉक डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए आसियान को क्रिएट करने से रिलेटेड ये बैंकॉक डिक्लेरेशन है। जब आसियान बनी थी तो इसके उस समय जो फाउंडिंग मेंबर्स थे जिन्होंने इसको बनाया था, उनका नाम था इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर और थाईलैंड। तो इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम था बैंकॉक डिक्लेरेशन, या फिर इसको आसियान डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। तो बैंकॉक घोषणा को साइन करके आसियान जो है यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया था, स्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी इससे रिलेटेड। और आसियान की मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं, तो ये मेंबर कंट्रीज आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और अगर किसी के पास कोई ट्रिक है मेंबर कंट्रीज को याद रखने की, तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स पर ट्रिक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे और दूसरे व्यूअर्स को भी ट्रिक जो है वो मिल सके। ठीक है, और ये टॉपिक आसियान का न्यूज में इसलिए था क्योंकि आसियान की एक समिट हुई थी और ये ऑनलाइन हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू समिट। और इसमें डिस्कशन ऑब्वियस ही बात है कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस का ही डिस्कशन हुआ था। और यहां पर बोला था कि जो भी कंट्री के अंदर यानी कि इनके जो मेंबर कंट्रीज हैं वहां पर अगर कोरोना वायरस काफी ज्यादा है, कोरोना वायरस की स्थिति काफी ज्यादा है, तो उस कंट्री को सपोर्ट करो, हेल्प करो। और यहां पर बोला गया कि ट्रेड रूट्स को वापस रीओपन करो, ट्रेडिंग जो है वो वापस शुरू करो, क्योंकि ट्रेडिंग शुरू होगी तब फूड इनसिक्योरिटी से बचा जा सकेगा, फूड सप्लाई हो सकेंगे और जॉब्स वगैरह जो है प्रोटेक्ट की जा सकेगी। तो इसलिए यहां पर टारगेट किया गया कि ट्रेड रूट्स को दोबारा से ओपन कर दो और मेडिकल इक्विपमेंट्स की स्टॉक पिलिंग जो है वो की जाए। यानी कि जो भी कंट्री है जिसके पास मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं है, मेडिकल से रिलेटेड दवाइयां वगैरह नहीं है, तो उनको दवाई वगैरह पहुंचाओ। ठीक है, मतलब शेयर करो, ट्रेड इस प्रकार से करो। तो इस पर जो है वो थोड़ा बेसिक डिस्कशन हुआ था। हालांकि ये डिस्कशन के बारे में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आसियान से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, बात हो रही है बैंक सखी के बारे में। देखो सखी क्या होता है? सखी यानी कि फ्रेंड, और जो भी बैंक का फ्रेंड है वो बैंक सखी कहलाता है। और ये बैंक सखी किससे रिलेटेड है? सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन से रिलेटेड। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं गाइस, तो इन लोग जब बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करते हैं अपनी कम्युनिटी में, यानी कि जो ये ग्रुप है, जो ये ग्रुप जिस एरिया में है, जैसे कि मान लेते हैं गांव है, गांव के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप है और महिलाओं का, तो ये क्या करेंगे? महिलाओं को बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है वो अपनी कम्युनिटी में अपनी महिलाओं को जो है, यानी कि जिस क्षेत्र का ये ग्रुप होता है उस क्षेत्र की महिलाओं को जो है वो वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। और जब ये ग्रुप बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है बैंक के बिहाफ में, तो वो बैंक सखी कहलाता है। और बैंक सखी बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को बोला जाता है। ठीक है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो मेंबर्स होती हैं तो वो बैंक सखी कहलाती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना। और ये जो महिला है, अगर वो ग्रुप की फाइनेंशियल एक्टिविटी करती होगी, जैसे कि उस बुक के अंदर मतलब उस ग्रुप के अंदर बैंकिंग करती होगी या बुक कीपिंग एक्टिविटीज करती होगी, तो वो जो महिला है वो बैंक के बिहाफ में बैंकिंग सर्विसेज अपनी कम्युनिटी को जो है वो प्रोवाइड कराती है, फाइनेंशियल सर्विसेज अपनी कम्युनिटी को प्रोवाइड कराती है। और इनको बैंक का बिजनेस करस्पॉन्डेंट भी जो है वो कहा जाता है। राइट, तो ये वाली चीज आप लोग को याद रखना है कि ये बैंक के बिजनेस करस्पॉन्डेंट की तरह काम करती हैं। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए था क्योंकि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन जो है गाइस, ये अभी बैंक सखीज की तरह काम कर रही हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन चल रहा है उसके थ्रू जो सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू जो जनधन बैंक अकाउंट्स हैं, यानी कि जो जिन लोगों के पास जनधन अकाउंट्स हैं, तो उनको 500 रुपए प्रोवाइड करा रही है। और जो महिलाएं हैं जिनको 500 रुपए प्रोवाइड किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, तो उनको 500 रुपीज प्रोवाइड कराने के लिए बैंक सखीज का रोल हम लोग को देखने को मिल रहा है। यानी कि बैंक सखीज ने अपना इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ ऑफिस बना दिया है। हालांकि ये फोटो काफी पुरानी है, अभी की नहीं है। राइट, आपको समझाने के लिए मैंने किया है क्योंकि इस प्रकार की फोटो मिल नहीं रही है अभी की। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना एक ऑफिस ओपन किया है, यानी कि एक टेबल चेयर लगा दी है और उसके थ्रू वो जो कम्युनिटी है, यानी कि जो लोकल एरियाज है वहां पे रहने वाली महिलाओं को 500 रुपीज प्रोवाइड करा रही है बैंक के बिहाफ में। ठीक है, खुद से नहीं, बैंक के बिहाफ में। तो ये चीज आपको याद रखना है। और बैंक के बिहाफ में ये सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए इनको कुछ कमीशन वगैरह भी जो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और भी जो भी बैंकिंग सर्विसेज है होती हैं वो बैंक के बिहाफ में जब प्रोवाइड कराती है तो बैंक उनको कुछ पे करती है, कुछ कमीशन जो है वो प्रोवाइड कराती है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। बात हो रही है फ्लोर टेस्ट के बारे में। तो देखिए, फ्लोर टेस्ट अभी न्यूज में था, हालांकि मैं इस टॉपिक को पिछले महीने आपको कवर करा चुका हूं। आप 17 मार्च का वीडियो देखिएगा। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हमारा मेन चैनल है, यहां पर ये वीडियो अपलोडेड है 17 मार्च का। राइट, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मेन चैनल पे जाइए, यहां पर 1.72 मिलियन हमारे सब्सक्राइबर्स है। तो जिन लोगों को इस चैनल के बारे में नहीं पता है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहां पर 17 मार्च का वीडियो पे जाइएगा, आप सर्च कर लीजिएगा, या तो लिखिएगा 17 मार्च 2020 करंट अफेयर्स और उसके आगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लिख दीजिएगा, तो आपको ये वाला
वीडियो जो है वो मिल जाएगा। और इस वीडियो में 22 मिनट 1 सेकंड पे जाइएगा आप, और वहां पर आपको फ्लोर टेस्ट या फिर ट्रस्ट वोट इसको बोलते हैं, ये वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा, तो इसको आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। और यदि किसी को ये लिंक नहीं मिल रही है तो सिंपली नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना कि सर लिंक नहीं मिल रही है, तो मैं आप लोग को लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी हुई है, उसमें करीब 365 से ज्यादा कुछ वीडियोस हैं, राइट। तो वो भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। वो मैंने खुद ने बनाई हुई है, तो अब वाली प्लेलिस्ट अगर आप मांगेंगे कि पूरे कंप्लीट प्लेलिस्ट चाहिए तो वो उसकी लिंक भी जो है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। जिन लोग को चाहिए तो वो मुझे मांग लीजिएगा। और पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे, अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर बात हो रही है कोलैब कैट के बारे में। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने मिलकर कोलैब कैट को लॉन्च किया है। ये कोलैब कैट क्या है गाइस? तो देखो, अटल इनोवेशन मिशन के थ्रू हमारी कंट्री में अलग अलग जगहों पर अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई गई हैं। ये लैब्स ऐसी लैब हैं जो कि छोटे बच्चों के लिए प्रोवाइड की जा रही है, राइट। यानी कि जो बच्चे जो स्कूल्स में पढ़ते हैं 6वीं से लेकर 8वीं क्लास के बच्चे, तो ये क्या कर सकते हैं, ये इस लैब में जाकर वेरियस इनको टेक्नोलॉजीज के बारे में सिखाया जाता है। मेजर फोकस ये रहता है कि इस लैब के अंदर बच्चा जो है वो उसके माइंड को इनोवेटिव बनाया जाए, कि बच्चा नए नए आविष्कार कर सके, बच्चे का माइंड जो है वो इनोवेशन की तरफ दौड़े। तो ये सब चीजें सिखाई जाती है इस लैब के अंदर। तो अभी क्या हुआ है, कोलैब कैट के एक इनिशिएटिव ऐसा आया है जिसके तहत जो छोटे बच्चे हैं ये क्या कर सकते हैं, हमारी कंट्री के अंदर जो अटल टिंकरिंग लैब्स है वहां पर 3D कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो है वो बना सकते हैं। यानी कि इनको एक टेक्नोलॉजी सिखाई जा रही है जिसके तहत ये जो जैसे ही अब स्कूल्स वगैरह ओपन होंगे तो उस समय बच्चों को ये 3D कंप्यूटर मेड डिजाइंस जो है वो सिखाया जाएगा, कि ये बच्चे जो है वो इस प्रकार से 3D डिजाइंस बना सकते हैं। तो बच्चे क्या करेगा, अपनी क्रिएटिविटी, अपने इमेजिनेशन को जो है वो सोच समझ के तो एक इनोवेटिव नई प्रकार की डिजाइन बनाएगा फिर, राइट। और फिर इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। तो सिंपल बस याद रखो, एक 3D कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो होती है, जो 3D डिजाइन होती है ना जो कंप्यूटर में बनती है, राइट। तो ऐसी 3D डिजाइन जो है वो बच्चे सीखेंगे। इस 3D जो वर्ल्ड है कंप्यूटर का, 3D टेक्नोलॉजी जो है, तो उसके बारे में जो है वो पढ़ाई करवाई जाएगी, यहाँ पर सिखाया जाएगा और बच्चे के माइंड को इनोवेटिव डायरेक्शंस की तरफ आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि आने वाला समय जो है वो 3D टेक्नोलॉजीज के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। आईटी हो गया, 3D टेक्नोलॉजीज हो गई, इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज के ऊपर बेस्ड है। तो इसलिए यहाँ पर 3D कंप्यूटर रिलेटेड डिजाइन जो है वो बनाना और मॉडिफाई कराना जो है वो सिखाया जाएगा बच्चों को, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई इसके बारे में। और नीति का फुल फॉर्म क्या है जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए, देखते हैं किसको पता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है यहां पर थोड़ा ध्यान देना, यहां पर आपके कंसेप्ट क्लियर करने होंगे आपको। यहां पर बात हो रही है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स के बारे में। तो देखिए गाइस, जनरली जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जैसे ये अगर हम लोग किसी कंट्री से कुछ सामान परचेज करते हैं तो जो डील होती है वो किस करेंसी के ऊपर होती है, डॉलर के ऊपर होती है। क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड करेंसी हम लोग को देखने को मिलती है। अगर इंटरनेशनली कोई भी ट्रेड करना है तो उसके लिए करेंसी जो उपयोग में ली जाती है वो डॉलर ली जाती है। तो उसके बारे में जनरली आप सभी लोग जानते हो, है ना। अब देखिए, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में क्या होता है कि एक फलाना कंट्री के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट कर लिया जाता है जिसके चलते जो दो कंट्रीज के बीच में जब ट्रेड होता है तब वो ट्रेड होगा लोकल करेंसी में। और हमारा जो एग्रीमेंट है ये ऑलरेडी जापान के साथ हो चुका है। 75 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा एग्रीमेंट है जापान के साथ, कि हम जापान के साथ 75 बिलियन यूएस डॉलर का जब ट्रेड करेंगे तो वो जो ट्रेड होगा वो लोकल करेंसी में होगा, राइट। यानी कि हम जापान को रुपया देंगे और जापान से हमारे पास येन आ जाएगा, ठीक है, जापान की करेंसी आ जाएगी। तो ऐसा होता है क्योंकि यहां पर रुपीज जो है वो दे दिए जाते हैं सामने वाली कंट्री को और उसकी करेंसी जो है वो ले ली जाती है। जैसे अगर हम लोग इंपोर्ट करवा रहे हैं कुछ सामान तो हम उस सामान के बदले में रुपीज दे देंगे, रुपया दे देंगे। जैसे कि मान के चलो कि अगर कोई फॉरेनर आपके पास आया, आपसे मिलने आया आपकी शॉप पे, आपकी कंपनी में कोई डील करने, तो आप फॉरेनर से डील किस में करते हो, डॉलर्स में करते हो, है ना। क्योंकि आपको पता है कि फॉरेनर जो है वो आसानी से डॉलर ले भी लेगा और आप उससे डॉलर ले सकते हो। बट अगर वहां पर फॉरेनर अपनी कोई दूसरी कंट्री की करेंसी देता है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि डॉलर जो है वो एक्सेप्टेबल हो जाता है एक टाइम के। जैसे कि अगर आप यकीन ना मानो तो मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूं और आपको शायद पता भी होगा। आप मुंबई वगैरह में जाइएगा तो मुंबई में होटल ताज जहां पर है तो वो वाली जो लाइन है, जो गली है, उस गली का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो वहां पर काफी सारे लोग बैठते हैं, काफी सारी छोटी छोटी दुकानें हैं वहां पर। तो वहां पर इवन फुटपाथ वाला भी जो है वो डॉलर एक्सेप्ट कर लेता है, राइट। तो डॉलर काफी पावरफुल करेंसी है, वो एक्सेप्टेबल हम लोग को देखने को मिलती है और इंटरनेशनली इसका आराम से उपयोग कर दिया जाता है। बट अगर कोई दूसरी कंट्री की करेंसी यहाँ पर आती है, जैसे मान के चलो कोई इंसान यूरो देना चाहे, हालांकि यूरो भी कई लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं बट ज्यादातर डॉलर्स आसानी से लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट। तो अगर कोई यूरो दे रहा है तो यूरो कोई लेगा नहीं, है ना। तो वैसे ये कंसेप्ट जो होता है कि ये डॉलर से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है कि डॉलर हर जगह एक्सेप्टेबल होता है। बट क्या होता है कि कुछ कुछ कंट्रीज के साथ हम लोग ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं कि उस कंट्री के साथ जब हम लोग ट्रेड करेंगे, डील करेंगे, यानी कि सरकार जो है उस कंट्री के साथ कुछ डील करेगी तो वो अपनी लोकल करेंसी में डील कर सकती है। बस इतना सिंपल सा कंसेप्ट आप याद रखो, उससे ज्यादा आपको याद रखना जरूरत नहीं है। और ये जो पूरे जो इनके रेट ऑफ एक्सचेंज होते हैं, जैसे कि आप जानते हो कि एक डॉलर जो है
उसकी कीमत फलाना रुपीस है और ये कीमत जो है वो रुपीस की चेंज होती रहती है, राइट, आपको पता होगा। तो जो डॉलर्स की जो कीमत है वो फ्लक्चुएट होती है, बट यहां पर जो एग्रीमेंट होता है उसमें पहले से ही एडवांस में ही जो है वो डिसाइड कर लिया जाता है कि जो प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो क्या होगा, यानी कि पहले से एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं कि रेट ऑफ एक्सचेंज कितना होना है और फिर वो चेंज नहीं होता एग्रीमेंट के तहत, ठीक है। तो ये चीज यहां पर बताई जाती है। तो इससे क्या होता है कि अगर डॉलर महंगा हो गया तो उसका इंपैक्ट जो होगा वो रुपीस के अगेंस्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि लोकल करेंसी के अगेंस्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि जब डॉलर बढ़ता है तो रुपीस जो है वो डेप्रिशिएट होने लगता है, तो ये बड़े इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो इस प्रकार का एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन वाली कंडीशन यहां पर नहीं आने वाली है, राइट, अगर ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स होता है तो, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर हम लोग को देखने को मिल रही है और इसके बेनिफिट्स काफी सारे होते हैं, जैसे कि मार्केट रिस्क नहीं उठाना पड़ता, किसी प्रकार के एक्सचेंज रेट कैरी नहीं करने पड़ते, क्योंकि ये सब चीजें एडवांस में ही डिसाइड हो जाती है, राइट। और डॉलर तो है नहीं कि उसके एवज में चीजें जो है वो चेंज होंगी, राइट, क्योंकि यहां पर पहले से डिसाइड हो गया, तो फ्लक्चुएशन का कोई मतलब ही नहीं होता है, राइट, किसी भी तरीके का। और यहां पर कोई भी चार्जेस नहीं लगते मल्टीपल करेंसी एक्सचेंज के लिए, क्योंकि देखो करेंसी जब एक्सचेंज करते हैं हम लोग तो उसमें कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं, राइट, कुछ फीस जो है वो चार्ज कर ली जाती है। तो यहां पर कोई ऐसे कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते, क्योंकि लोकल करेंसी में पूरी डील हो रही होती है, राइट। वॉलेटिलिटी को रिड्यूस कर दिया जाता है, वॉलेटिलिटी के रिस्क को, यानी कि जो फ्लक्चुएशन जो होता है उसके रिस्क को रिड्यूस कर दिया जाता है कि अगर डॉलर्स के प्राइस भी बढ़ेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या फिर करेंसी के जो प्राइस बढ़ेंगे या कोई भी करेंसी के प्राइस में अप एंड डाउन आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला डील में, क्योंकि पहले से ही रेट डिसाइड हो चुके हैं कि रेट क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीजें इस एग्रीमेंट के तहत हम लोग को देखने को मिलती है। और अब ये टॉपिक न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडिया बातचीत कर रही है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इस प्रकार के डॉलर स्वैप लाइन के लिए, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के लिए ये अभी बातचीत चल रही है। और ऑलरेडी हमने जापान के साथ 75 बिलियन यूएस डॉलर का बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है वो साइन किया हुआ है कि हम जो है अगर जापान से कोई भी सामान परचेज करते हैं तो 75 बिलियन यूएस डॉलर्स तक हम उनको रुपीस में जो है वो दे सकते हैं, राइट, अमाउंट। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सार्क रीजन्स के लिए भी ऑफर किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि सार्क रीजन जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन की जो कंट्रीज हैं तो उनके साथ 2 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड जो है वो स्वैप एग्रीमेंट के थ्रू हम लोग को देखने को मिल सकता है, यानी कि स्वैप लाइन के थ्रू ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो ये दो चीजें आप लोग याद रखिएगा कि दो चीजों में ऑलरेडी हमारा स्वैप एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, और यूएसए के साथ जो है वो अभी इन सब चीजों के बारे में बातचीत चल रही है, ठीक है। अब इस टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। पूल्ड टेस्टिंग से रिलेटेड आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा एडवाइजरी जो है वो जनरेट हुई है, राइट, यानी कि उन्होंने कुछ सलाहें दी हैं, कुछ एडवाइसेस दी हैं कि कैसे पूल टेस्टिंग करना है। अब पूल टेस्टिंग होता क्या है तो इसको बहुत इजी तरीके से समझते हैं, अभी इस टॉपिक के बारे में बाद में बात करेंगे, यानी कि जो लिखा हुआ है बाद में समझाऊंगा, ये थ्योरी पहले आप इसको समझ लो कि पूल टेस्टिंग क्या होती है, फिर हम लोग थ्योरी में एक एक करके जो मैं समझाऊंगा वो आपको बताता जाऊंगा ये होता है, ठीक है। अब देखो उबर पूल के बारे में आप सभी लोग जानते हो या फिर ओला पूल के बारे में आप सभी लोग जानते हो। पूल क्या होता है? पूल होती है शेयरिंग, राइट। इस चीज को याद रखना, जैसे ही पूल टेस्टिंग अगर दिमाग में आता है तो आप इस फोटो को अपने दिमाग में याद करिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली इस एग्जांपल से पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा इजी तरीके से। अब देखो क्या होता है, गाड़ी में हम लोग शेयर करते हैं, एक साथ गाड़ी में 4-5 लोग बैठकर जा सकते हैं, राइट। शेयरिंग में ये होता है ना, ओला शेयरिंग या उबर शेयरिंग के थ्रू आप लोग देखते हो तो उसको पूल बोलते हैं, पूल शेयरिंग, यानी कि पूल हम लोग शेयरिंग के तौर पर नोटिस करते हैं ना। तो वैसे ही अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है उसमें जो लोगों को जो टेस्ट किया जा रहा है लोगों का, तो ये टेस्ट जो हो रहा है वो इंडिविजुअल के हो रहा है, यानी कि हर एक इंसान का टेस्ट हो रहा है, हर एक इंसान का, हर एक इंडिविजुअल का टेस्ट हो रहा है। बट यहां पर जब एक साथ काफी सारे लोगों का टेस्ट किया जाता है तो उसको पूल टेस्टिंग कहा जाता है। सिंपल याद रखना, शेयर किया जाता है टेस्टिंग किट को। अब ये टेस्टिंग किट है, इसको मान लो आपकी ये गाड़ी है और जो लोग बैठे हैं वो कोरोना वायरस का टेस्ट कराने के लिए आए हैं, तो ये क्या होगा कि ये एक साथ काफी सारे लोग एक सिंगल टेस्टिंग किट पर टेस्ट करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। इसको बोला जाता है पूल टेस्टिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एग्जांपल मैंने काफी इजी आपको दिया है जिससे कि आपको लंबे समय तक ये चीज जो है पूल टेस्टिंग क्या होती है याद रहेगी। अब इसके फायदे और इसके कुछ नुकसान भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो गाइस, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो मल्टीपल इंडिविजुअल्स हैं उनके एक साथ सैंपल जो है वो टेस्ट किए जा सकते हैं। एक टेस्ट ट्यूब जो है उसके अंदर एक साथ काफी सारे लोगों का सैंपल जो है वो डाला जा सकता है, यानी कि जो इसके जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं कोरोना वायरस के, तो उसमें जो सैंपल्स लिए जाते हैं हर एक इंडिविजुअल से, तो यहां पर क्या होगा, एक किट जो होती है वो एक इंडिविजुअल में यूज में ली जाती है। जैसे कि मैं अगर कोरोना वायरस का टेस्ट कराऊं तो मेरा ही सिर्फ सैंपल यहां पर डाला जाएगा, जो मैंने आपको टेस्ट किट के बारे में पहले एक्सप्लेन किया था कि कैसे ये काम करती है। तो मेरा यहां पर सैंपल डाला जाएगा, फिर इसके बाद इस टेस्ट किट का उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि एक इंसान अगर इस टेस्ट किट को यूज करेगा तो वो टेस्ट किट जो है वो खराब हो जाएगी। बट इस सैंपल की जगह पर अगर एक से ज्यादा लोग अपना सैंपल डाल दें तब भी इस टेस्ट किट का उपयोग किया जा सकता है, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जाती है कि पूल टेस्टिंग का मतलब यह है कि एक बार में अगर ज्यादा लोगों का कोरोना वायरस का टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है कोरोना वायरस टेस्ट किट के थ्रू, तो
उसको पूल टेस्टिंग जो है वो कहा जाता है, ठीक है। और पूल टेस्ट के जो सैंपल जो होते हैं गाइस, अगर बाई चांस मान लेते हैं कि यहां पर इस टेस्टिंग किट के अंदर 5 लोगों का सैंपल टेस्ट किया गया और आईसीएमआर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मतलब मैक्सिमम 5 लोग का ही आप सैंपल एक बार में ले सकते हो, मैक्सिमम 5 लोगों का, 5 से ज्यादा का सैंपल नहीं लेना है, ठीक है। वो भी गाइडलाइंस क्या है वो मैं आगे चल के बताता हूं आपको। तो यहां पर 5 लोगों ने अपना सैंपल दिया, ठीक है, इसमें 5 लोगों ने अपना सैंपल दिया और अगर ये सैंपल पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव कैसे आएगा मैंने आपको बताया कि ये पूरा कलर जो होता है इसका लाल हो जाता है, ठीक है। और अगर ये एक मतलब यानी कि दो लाइन तक पूरा कलर लाल हो जाता है, अगर ये आधी लाइन तक लाल होता है तो इसका मतलब होता है कि नेगेटिव टेस्ट है, और अगर ये पूरा हो गया तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये पहले समझाया था मैंने आप लोग को। तो अगर ये टेस्टिंग किट में रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो पॉजिटिव रिजल्ट आना यानी कि फिर अब ये क्या करेंगे, जो 5 लोग हैं उनको हटाया जाएगा और एक एक करके सभी लोगों को टेस्ट किया जाएगा कि इन 5 में से किनको जो है वो कोरोना वायरस है, ठीक है। ये पहली कंडीशन होती है जहां पर रिजल्ट जो होता है वो पॉजिटिव आ जाता है। फिर उस समय इंडिविजुअल सैंपल्स लिए जाते हैं और उसको पूल डीकॉन्वोल्यूशन जो है वो कहा जाता है। इस तकनीक को पूल डीकॉन्वोल्यूशन, यानी कि जितने लोग जो है जितने लोगों ने एक साथ मिलकर टेस्ट कराया था, अब देखो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो ऑब्वियस ही बात है कि फिर ये पता लगाना जरूरी नहीं कि भाई इन 5 लोगों में से किन को हुआ ये, राइट। फिर उसको पता लगा के फिर उसको आइसोलेट कर दिया जाएगा, फिर उसको ट्रीट किया जाएगा। बट अगर ये टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, यानी कि ये टेस्ट में डंडी जो है वो आधी उठती है या फिर डंडी उठती नहीं है, यानी कि कलर नहीं आता इसमें किट में, तब अगर ये टेस्ट नेगेटिव आ गया तो वो दोबारा से लोगों को टेस्ट नहीं कराना है। क्यों नहीं कराना? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि सभी लोग जो है वो सेफ हैं, किसी को कोरोना वायरस नहीं हुआ इन 5 में से। अब इसके फायदे क्या है? इसके फायदे ये होते हैं गाइस कि एक साथ एक किट के मदद से काफी सारे लोगों को टेस्ट किया जा सकता है एक साथ, यानी कि जहां पर 5 किट की आवश्यकता होगी वहां पर सिर्फ एक ही किट से काम हो जाएगा। इसको पूल टेस्टिंग कहते हैं, राइट। इससे क्योंकि देखो टेस्टिंग किट काफी कम है, जनता काफी ज्यादा है। अगर हमारे देश की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 135 करोड़ हमारी पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो इतनी ह्यूज पॉपुलेशन हमारी है और उसमें टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है हर एक इंसान को, तो टेस्टिंग किट तो हर एक के हिसाब से 135 करोड़ लग जाएगी, ठीक है, मान के चलो आप। तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो उसी में बोला गया कि इस टेस्टिंग किट का हम लोग अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, यानी कि कम टेस्टिंग किट के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट किया जा सकता है, राइट। अब इसके नुकसान बताऊं क्या है? इसके नुकसान ये है कि अगर जिस जगह पर ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं, ज्यादा पॉजिटिव पेशेंट है, जो एरिया हॉटस्पॉट बन चुका है आज की डेट में, जहां पर ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस हुआ है, तो उस एरिया को नहीं यहां पर कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि उस एरिया को नहीं रखा जाएगा। क्योंकि मान के चलो अगर एक टेस्ट किट में उपयोग किया जा रहा है और एक टेस्ट किट के अंदर 4 लोग पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, राइट, तो ये वाली अगर संख्या बनती जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर जिस जगह पर ज्यादा लोग जो है पॉजिटिव है तो उस जगह पर क्या हो सकता है, टेस्ट किट ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि फालतू में फिर बार बार टेस्ट किट का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनेगा ना। क्योंकि देखो इस जगह पर ज्यादा लोग हैं, अब इसमें हम लोग ये पता नहीं लगा सकते कि मतलब कितने लोग हैं वो नेगेटिव है, कितने पॉजिटिव है, अनटिल अनलेस हम लोग हर एक को टेस्ट ना करें तो। क्योंकि अगर 5 लोगों को भी टेस्ट किया जाएगा और हर 5 लोगों में एक अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये टेस्टिंग का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, फिर 5 लोगों को फिर करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये अगर ज्यादा संख्या में लोग किसी एरिया में पॉजिटिव रहते हैं, कोरोना वायरस से संक्रमित ज्यादा लोग रहते हैं, तो उस एरिया पर ये सक्सेसफुल जो है वो नहीं हो पाती, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आ रही है आपको? बात कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाती? और तीसरी स्टेटमेंट में बस यही लिखा था कि अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है तो इंडिविजुअल सैंपल भी नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। और ये इसका हिंदी में है क्योंकि ये तीसरा पॉइंट जो है वो यहां पर नहीं आ पाया था और इसलिए यहां पर लिख दिया आपके लिए बढ़ाकर। आई होप कि आपको ये उबर पूल या ओला पूल से समझ में आ गया होगा, राइट। अब देखो आईसीएमआर ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं। एक पहला रिकमेंडेशन है कि 5 लोगों से ज्यादा सैंपल नहीं लेना है, क्योंकि अगर लेंगे तो इसमें कुछ नेगेटिविटीज हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, यानी कि रिजल्ट में नेगेटिविटी आ सकती है, ठीक है। तो 5 लोगों से ज्यादा सैंपल्स नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि इसमें डाइल्यूशन को अवॉइड करना है, सैंपल के डाइल्यूशन को, क्योंकि सैंपल अगर ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि फिर वो सही रिजल्ट नहीं दिखाएगा। तो इसलिए कहा गया कि मिनिमम 5 लोग मतलब मैक्सिमम 5 लोग जो है वो आप रख सकते हो। दूसरा बताया गया है कि यहां पर अगर जिस भी एरिया पर 2% से कम लोग पॉजिटिव हैं, यानी कि कोई एक एरिया है जहां पर 100 लोग रहते हैं, जैसे मान के चलो ये एक कॉलोनी है जहां पर 100 लोग रहते हैं और इन 100 लोगों में से अगर 2 या 1 लोगों को अगर कोरोना वायरस हुआ है, यानी कि 2 या 1 लोगों को, तो उस समय पर इस एरिया को एक्सेप्ट किया जा सकता है, यानी कि इस एरिया पर जो है वो ये सैंपल टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जा सकता है। और इसके अलावा किसी एरिया के अंदर पॉजिटिव रेट 2 से 5% का है, तो इस समय 2 से 5% का जब रेट होता है तो उस समय पे देखना रहता है कि जिन लोगों के अंदर सिम्टम्स नहीं आए हैं कोरोना वायरस के, तो जो सिम्टोमेटिक लोग जो हैं, यानी कि जिनमें कोरोना वायरस के सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, तो सिर्फ उन्हीं को टेस्ट करो, और जिनमें थोड़े बहुत सिम्टम्स दिख रहे हैं उनको टेस्ट मत करो, क्योंकि उसमें क्या होगा, वही किट जो है वो खराब होगी, कोई मतलब नहीं रहेगा फिर, राइट। तो ये 2 से 5% वाले केस में है कि अगर जिस एरिया पर 2 से 5
परसेंट लोग जो है उनके मतलब यानी कि वहां पर 2 से 5 लोगों को अगर कोरोना वायरस हो गया है, ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है कि यार इस एरिया में जहां पर 100 लोग रहते हैं वहां पर 2 से 5 लोग जो है वो कोरोना वायरस से अफेक्टेड है, तो इस एरिया पर जिन लोगों को सिम्टम्स नहीं दिख रहे कोरोना वायरस के, उन लोगों को टेस्ट कंडक्ट करो, उन लोगों के ऊपर टेस्ट कंडक्ट करो। इसके अलावा एक और चीज इन्होंने बताई कि जिस एरिया में 5 से ज्यादा लोग 100 लोगों की एक कॉलोनी है और उसमें 5 से ज्यादा लोग अगर अफेक्टेड है कोरोना वायरस से, तो उस एरिया को तो आपको छूना ही नहीं है। तो ये रिकमेंडेशन दी है आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। आई होप कि आपको ये चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी इसके बारे में, राइट। और बस आज के लिए इतने ही टॉपिक्स थे गाइस, और ये 5 ट्रिलियन वाला कंसेप्ट मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है स्टार्टिंग में ही लेक्चर के, जो मुझे आपको बताना था। और रही बात इस लेक्चर की पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बट वो सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है। और पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है, मैंने जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं अगर अच्छे से क्लियर हो गए, तो आप मेरे इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप किसी टेलीग्राम के स्टडी ग्रुप में शामिल हैं तो वहां पर भी शेयर कर सकते हैं। रुकिए, कहीं जाइएगा नहीं, कुछ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं जिनको आपको प्रिपेयर करना है। पहला टॉपिक है यूनिसेफ का, दूसरा टॉपिक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, तीसरा इंडिया आसियान के रिलेशंस को आपको थोड़ा सा पढ़ना है, देखना है इंडिया और आसियान के बीच में कैसे रिलेशंस है। और चौथा टॉपिक है अटल इनोवेशन मिशन, पांचवा अटल टिंकरिंग लैब्स और छठवां प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये 6 टॉपिक्स है गाइस, इनसे रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, इन टॉपिक्स को पढ़ना है, हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा और अपने पास नोट्स रखिएगा। और अगर आप ऐसा कर लो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और ये इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश हिंदी दोनों में नोटिस लिखा हुआ है आप लोग के लिए, इस होमवर्क को करने से पहले इस नोटिस को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर इन यूजर नेम्स को आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।